हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2019 का लेकर। इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ 2018 का क्वेश्चन पेपर बीएड एंट्रेंस टेस्ट का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए इज राइट हियर, 25 जनवरी 1971। और सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी ऑप्शन बी होगा, जुजुराना। और थर्ड क्वेश्चन है कि कांगड़ा का प्राचीन नाम कौन सा था। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इलिमिनेट भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो। तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा त्रिगत, इसका सही आंसर होगा। एशियन नेम ऑफ द कांगड़ा त्रिगत। और नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह से। इसमें थोड़ा पिक ब्लर है बट करूँगी पढ़ने की। इसमें पूछा गया है कि मंडी टाउन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका आंसर होगा अजमेर सेन। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस 1913 में कहाँ ठहरे थे। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा यहाँ से लाहौल स्पीति है, जो इसका सही आंसर होगा कि जो रास बिहारी बोस जी थे 1913 में लाहौल स्पीति में ठहरे थे। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन कि हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश ये है एनआईटी इन हमीरपुर। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। यहाँ पिक ब्लर है तो सही तरीके से दिख नहीं रहा, पर आप सुन सकते हैं ध्यान से कि एनआईटी इज सिचुएटेड इन हमीरपुर। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है यहाँ से 7, किस जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले को हिमाचल प्रदेश का मशरूम जिला घोषित किया गया है। तो मशरूम डिस्ट्रिक्ट है सोलन, और इसको सिटी ऑफ टोमेटो भी कहा जाता है, लाल गोला के नाम से भी जाना जाता है सोलन डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए होगा शिमला, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। तो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। और अगर किसी को सही आंसर पता तो मुझे बताएं, क्योंकि 1951 और 1952 में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो आप मुझे इसका सही आंसर बता सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 1952 ही होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 कि पठानकोट से मंडी तक का जो NH नंबर है वो कितना है। तो NH20 रिप्रेजेंट करता है पठानकोट से मंडी तक का डिस्टेंस। ऑप्शन बी होगा यहाँ से सही। और नेक्स्ट है यहाँ से कि मनाली में हडिम्बा मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि हडिम्बा मंदिर कहाँ है। तो हडिम्बा मंदिर कुल्लू के मनाली में है, मनाली जगह है जो वहाँ पर है। और ये जो मंदिर है ये है डुंगरी नामक स्थान पर, और ये बना हुआ किस शैली का मंदिर है, पगौड़ा शैली में बना हुआ ये मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ से RV सिंह, इसका सही आंसर होगा। आगे है हमारे पास पोंग डैम इज इन। तो पोंग डैम कहाँ पर है। पोंग डैम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। आगे है क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट रेन आकर इन। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर होती है। और नेक्स्ट है कि प्राचीन हिमाचल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये LC पांडे के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो बाकी आप देख सकते हैं। आगे है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट डे है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, 25 मार्च लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ होगा 25 जनवरी। जबकि हमारा इसका आंसर सी के साथ में नहीं जाएंगे, ऑप्शंस में नहीं दिया है यहाँ पर सही आंसर इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। तो ये है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और इसके बाद है कि जो सेकुलर शब्द है हमारे संविधान में कितनी बार प्रयोग किया गया है, मतलब कितनी बार आता है हमारे संविधान में। तो ये 2 टाइम्स आता है हमारे संविधान में। एक तो आता है ये प्रियम्बल में, प्रस्तावना में आता है। और दूसरा आता है ये आर्टिकल 25A पार्ट में, इसके बारे में लिखा गया है। आगे है हमारे पास कि ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ये हमारे बर्ड्स की स्टडी होती है, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और यहाँ से ऑप्शन बी इस तरह से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है। तो रंगास्वामी का कप है जो हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन डी होगा यहाँ से। और नेक्स्ट है कि संविधान भारतीय संविधान को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से डी होगा, संघीय रूप एवं एकात्मक भावना में माना जाता है। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज दी, मतलब
राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और यहाँ से इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही होगा, भारत के उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कि गुरु गोपी कृष्ण भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए लोकप्रिय है? तो ये कथक के लिए प्रिय है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से किस क्षेत्र में बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है? तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी होगा यहाँ से। और नेक्स्ट है कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी। और जो अभी प्रेजेंटली बात करें तो प्रेजेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का वो है सुशील चंद्रा। और इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास पीएमबीजेपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप? तो रबी क्रॉप यहाँ से आप देख सकते हैं मस्टर्ड इज रबी क्रॉप, बाकी आप देख सकते हैं कॉटन, कपास, मक्का और अरहर ये रबी क्रॉप नहीं है। रबी क्रॉप की एग्जाम्पल है सरसों यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो यहाँ से सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में, जिनका उपन्यास था गीतांजलि, उसमें इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। आगे है क्वेश्चन हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। 28th नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है तो ये है बुलर झील, जो कि J&K में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और जो चिल्का लेक है ये खारे पानी की है और ये उड़ीसा में प्रेजेंट है। आगे है जो कि शंघाई महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो शंघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ऑप्शन बी। और 31st क्वेश्चन है अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन सी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले भी टिक किए हुए हैं, आहन प्लस रात्रि इसका सही आंसर होगा। आगे है संधि, तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जो भी संधियाँ होती हैं और संधि विच्छेद होते हैं इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी अब जब प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रांस के लिए तो ये वाले पार्ट्स जो टॉपिक है इनको आप अच्छी तरह से कवर कर लेना। पावन में कौन सी संधि है? तो पावन में अयादी संधि है, जो यहाँ से है अयादी संधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो अभ्यागत है जो यहाँ से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। और उपसर्ग पूछा गया है कि अच्छा कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब किसमें उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा, विदेश में उपसर्ग नहीं है। भरपेट, उद्गम और चरित्र उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आगे है क्वेश्चन हमारे पास 35, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? तो सौभाग्य का तद्भव शब्द है सुहाग, ऑप्शन सी। और गंगा जल में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि गंगा जल, गंगा का जल, तो तत्पुरुष समास होगा इसमें। और दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? दात्री, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 38 है साधु, साधु शब्द का बहुवचन होता है साधुओं, ऑप्शन बी होगा यहाँ से इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में आपको बताना है, बाकी आपको दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन ए है जो ये है अकर्मक क्रिया को दर्शाता है, राम खाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा सही आंसर इसका। आगे देखते हैं कि अनुराग का सही विलोम है, अनुराग इसका ऑप्शन होगा विराग, ऑप्शन सी। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो पीयूष, अमृत और सुधा ये तीनों ही अमृत के पर्यायवाची है, जबकि व्योमरस अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी इस तरह से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जलद और जल्दी का सही युग्म अर्थ क्या होगा? तो जलद का अर्थ होता है बादल और जल्दी का अर्थ होता है समुद्र, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा 42 का आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43rd में पूछा गया है कि महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी होगा यहाँ से। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो एक शब्द उसके लिए होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है, तो आपके पास जो बचपन है ये एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से गद्यांश दिया गया है, आपको इसको पढ़ के उत्तर देने हैं, तो ये बिल्कुल ईजी सा होता है, आप अपने पेपर में अटेम्प्ट, बट देख लेना आपने एक दो अच्छी तरह से सॉल्व कर लेने हैं।
आप तो आपको ये फ्री के मार्क्स ही होते हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है यहाँ से इंग्लिश के थोड़े से, इसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ से ऑप्शन होगा रिकमेंडेशन के स्पेलिंग, यहाँ से ऑप्शन ए। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग पूछे गए हैं गारंटी के, तो ऑप्शन सी यहाँ से होगा GA। यहाँ से गारंटी के स्पेलिंग होंगे ये UR, आपके पास सी ऑप्शन है यहाँ से। आगे है सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द डायरी, तो यहाँ से होगा ऑप्शन ए डायरीज। और नेक्स्ट है 54 ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, यहाँ से इसमें क्या आएगा, 4 आएगा, फॉर मी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्स टू ग्रेट, तो इसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, टू एक्स है टू ग्रेट, एन एक्स टू ग्रेट, तो यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है वन हु इज़ लाइक्ड बाय पीपल, तो जिसको सभी लाइक करते हैं वो क्या होता है, एक पॉपुलर पर्सन होता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। और उसी तरह से ये पूछा गया है नेक्स्ट 57, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी है। आगे है हमारे पास फाइंड आउट द एंटोनिम, तो आपके पास वर्ड दिया गया है एंट्रीम, जिसका मतलब होता है बीच बीच में। और इसका जो आपके पास ये जो ऑप्शन ए एंड बी सी, ये ए और सी, ये तो इसको सिनोनिम ही है, तो हमारे पास एंटोनिम की बात की गई है, तो ये होगा फिनिश्ड, इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। से यहाँ से प्रिंसिपल आस्क्ड व्हाई यू आर लेट, तो ऑप्शन यहाँ से ए होगा। ऐसे होगा कि प्रिंसिपल आस्क्स व्हाई आर यू लेट, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि आई कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ से एरर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो फॉर नहीं होता है, यहाँ पर ऑन का यूज़ होता है किसी को कंग्रेचुलेट करना, ऑन हिज सक्सेस, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन सी होगा। और स्टूडेंट स्टूड अप एज द टीचर डैश द क्लासरूम, तो एंटर्ड होगा यहाँ पर, सभी बच्चे खड़े हो गए जब अध्यापक कक्षा में आए। उसके बाद 62, तो यहाँ से शी डैश टीवी हर हस्बैंड केम, तो यहाँ से शी वाज वाचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बी। आगे है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपके पास है दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, तो यहाँ से होगा द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश, तो यहाँ से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे आपके पास दिए गए यहाँ पर इंग्लिश का पैराग्राफ है, और इसको आपने क्या करना है, रीड आउट करके इसके जो आंसर्स है, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं, और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड आउट हैं और क्वेश्चंस को पढ़ के इनके आंसर दे सकते हैं। आगे ये सारे इसी से, और आगे हमारे पास क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है कि रीना कहती है कि अंजलि के पिता रमन मेरे ससुर रामानंद के इकलौते बेटे हैं, तो पीहू जो अंजलि की बहन है का रामानंद से संबंध है। जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास यहाँ से ग्रैंड डॉटर का रिलेशन फाइंड आउट होगा, ऑप्शन सी। आगे है, अगर किसी को इनमें डाउट है, वैसे सभी कर ही लेते हैं रीजनिंग, अगर फिर भी नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है 72, ये है IJK NOP एंड STU, तो आप यहाँ से जब इसे सॉल्व आउट करोगे तो इसका आएगा ऑप्शन बी XYZ। आगे है हमारे पास 24 घंटे की अवधि में घड़ी के दोनों हाथ कितनी बार विपरीत दिशाओं में इंगित होते हैं, तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन डी 22 बार। आगे है क्वेश्चन हमारे पास 47 है कि किसी निश्चित कोड में लाइट को KJFIS लिखा जाता है, तो PLUGH को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो जब आप इसे लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। यहाँ से -1 और +1 की कोडिंग की गई है, +1 और -1 की। नेक्स्ट है इग्नोरेंस इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड डिसीज इज रिलेटेड टू मेडिसिन, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी होगा दवा। सिलेक्ट द सेट ऑफ द साइन टू रिप्लेस स्टार इन द फॉलोइंग, तो यहाँ से आपके जब इसे सॉल्व आउट करते हैं तो ऐसे आपको ABC जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप डायरेक्टली पुट करके भी देख सकते हैं। तो जब इसको हम करते हैं, तो जब हम करते हैं 7 + 7 -2 × 1, तो ये इक्वल टू हो जाता है 7 + 7 इज़ 14, उसके बाद -2 × 1 इज़ 2, देन 14 - 2 इज़ 12, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन।
दैट्स वाई ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो यहाँ से कान, फेफड़े और आंख, और यहाँ से इसका ऑड वन आउट होगा डी ऑप्शन। आगे है पूछा गया है कि यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ मल्टीप्लाई एंड डी का अर्थ प्लस है, डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड है, तो आपको बताना है कि ये जो आपके पास ए बी सी रिप्रेजेंट किए गए हैं इक्वेशन में, तो आपने जस्ट इसकी जगह पे जो जो आपको सिंबल दिए गए हैं एक ही जगह वो सिंबल पुट करना, मतलब पुट करना है उसको और फाइंड आउट करना है रिजल्ट। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 254, इस क्वेश्चन का सही होगा। उसके बाद ये पूछा गया है कि एक शहर में 40 वयस्क निरक्षर है जबकि 85% बच्चे हैं वो साक्षर है। यदि बच्चों और वयस्कों का अनुपात 2:3 है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? तो इसका आंसर होगा सॉल्व करने के बाद 75%। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है। आयुष अपने पिता की शादी के 2 वर्ष बाद पैदा हुआ। उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी है तो आयुष से 20 साल बड़ी है। आयुष है जो प्रेजेंटली 10 साल का है और फाइंड आउट करना है कि उसके पिता की शादी किस आयु में हुई थी। सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर 23 साल में उनकी शादी हुई थी। आगे है 81 है। इसमें आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको ये दिया गया है, ऑप्शन ए है गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास ऑप्शन ए जैसे ये है, जनसंख्या है, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी ज़्यादा होगी, जब गरीबी ज़्यादा होगी तो बीमारियों का भी, गरीबी है तो बीमारियां पैदा होंगी और बीमारियां हैं तो फिर मृत्यु होगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी होगा कि 2 4 1 5 3 ये एक करेक्ट सेंटेंस बनता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि कोमल 25% की छूट पर सामान खरीदती है। लागत मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत पर उसे वास्तविक मूल्य से 25% का लाभ कमाने के लिए इसे बेचना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ से डी होगा 66.67%। आगे क्वेश्चन है कि a man's speed with the current is 15 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour, then man's speed against the current is, तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा। यहाँ पर सॉल्व आउट भी किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट किया गया है। आगे है यहाँ से 88 है। आपके पास ये सीरीज दी गई है, आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है यहाँ पर। तो यहाँ से करेक्ट जो बन रहा है वो तो होना चाहिए कि D2, F2 एंड F3, बट यहाँ पर है तो सी के साथ हम जाना चाहेंगे, सी इसका सही मान लेते हैं। यहाँ से आगे 89 इन द कोड लैंग्वेज आपके पास 35796 इज़ रिटन एज 44887। हमें फाइंड आउट करना है 846823 का। तो आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपके पास जस्ट इसमें +1 और -1 का लगाया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा 55914। आगे है क्वेश्चन नंबर 90, 180, 128, 64 एंड 32। इसके बाद क्या आएगा 16, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास 91, 10 + 2 + 3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये प्रपोज किया गया था एजुकेशन कमीशन 1964। एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे है व्हेन वाज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टेब्लिश। तो ये किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 90, ये कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी कमेटी और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में। आगे है पूछा गया कि नेशनल नॉलेज कमीशन इज़ हेडेड बाय। तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था? तो ये होगा हंटर कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, हंटर कमीशन ने। आगे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे इसके एस भट्टानगर थे।
और आगे है क्वेश्चन यहाँ से, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो ये हुई थी 1982 में। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1982 में किया गया था स्थापित। आगे पूछा गया कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन मीन्स, इसका मतलब होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से सही। कानून बनाए रखने के लिए इसका अर्थ ये है निष्पक्ष और क्लास स्टैंड्स फॉर, तो क्लास स्टैंड्स फॉर द कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया? तो ये होगा हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी। और उसके बाद है अनदर नेम ऑफ द बेसिक एजुकेशन और नई तालीम, तो इसका जो अनदर नेम है वो है वर्धा एजुकेशन प्लान, ऑप्शन सी होगा यहाँ से, वर्धा एजुकेशन प्लान है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है कि ईच वन टीच वन किसका स्लोगन है? तो ये महात्मा गांधी जी का स्लोगन है, ऑप्शन बी होगा यहाँ से सही इसका आंसर। आगे प्रश्न है हमारे पास कि किस वर्ष अनुदान सहायता प्रणाली आरंभ हुई थी? तो अनुदान सहायता प्रणाली आरंभ हुई थी 1852 में, ऑप्शन बी होगा यहाँ से। नेक्स्ट है कि 1937 में सामान्य शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट किसने दी थी? तो ये दी थी वुड ने। आगे है कि द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मुदालियर कमीशन वाज, तो ये है इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन 106 में पूछा गया है कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये था हमारे पास सेटलर कमीशन, ऑप्शन बी। आगे पूछा गया है शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर जोर दिया गया था, तो शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर जोर दिया गया था ग्रीक में, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी, 1928 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद है प्रश्न की महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित पहली समिति थी, तो पहली समिति थी हमारे पास ऑप्शन डी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति, जिन्होंने एजुकेशन वोमेन एजुकेशन के ऊपर बल दिया था स्वतंत्रता के पश्चात। उसके बाद है क्वेश्चन 110 जिसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है, तो ये है हमारे पास एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। देश के कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा के बारे में आर्टिकल जो 45 है उसमें बताया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत में। आगे है क्वेश्चन यहाँ से 111 कि ये आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट है आई थिंक यहाँ से, किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है? तो सबसे अच्छा समय आप इसका सही आंसर मुझे बताना, ऑप्शन डी यहाँ से सही है। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लास, आप अपने अकॉर्डिंग बताना यहाँ से क्या होगा। टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक क्यों यूज़ करते हैं हम क्लास में? तो मेन तो होता है कि आपको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनको अचीव करना होता है, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद है 114 कि अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय के लिए आवश्यक है, तो अच्छी शिक्षा के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि विशाल लाइब्रेरी हो, खेल का बड़ा मैदान हो, छात्रों को लिए अच्छा कमरा हो, बट स्कूल में होती है कि वहाँ पर एक अच्छा पुस्तकालय हो कि सभी वहाँ पर आ पढ़ सकें, तो ये गुड लर्निंग के लिए एक गुड इनिशिएटिव माना जा सकता है। यहाँ पर 115 है हमारे पास, एक शिक्षण के कार्य का क्रम होता है, तो कार्य का क्रम होता है कि वो बच्चे को गाइड करेगा, हेल्प करेगा उसकी टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, गाइडिंग द चाइल्ड हेल्पिंग हिम टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन, तो 115 का इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के रूप में यदि आप शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसमें ऑप्शन जैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम डायरेक्टली, पुराने शिक्षक की आलोचना करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे आप। गलतियों के लिए छात्रों को दंडित करेंगे, ये भी सही नहीं है। विद्यार्थियों की स्वयं की गलतियों को सही करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर विद्यार्थी की गलती को सही करें। इससे अच्छा होगा कि आप स्कूल की नीतियों के खिलाफ अधिनियम बनाएंगे कि उसमें थोड़ा चेंजेस किया जाए, जिससे कि हमारा जो शिक्षण लर्निंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर टीचिंग एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो और रिज़ल्ट अच्छा आए। यहाँ से ऑप्शन डी होगा, स्कूल की नीतियों के खिलाफ अधिनियम बनाएंगे।
आगे हमारे पास क्वेश्चन 117, कक्षा में अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार एक कार्यक्रम प्रदान करके और वहाँ पर एक प्रभावी डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है। और 118 है कि द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग, तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं टीच करवाना बच्चे को, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका देखिए कि उसको प्रीवियस नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ से होगा कि उसका नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, बैकग्राउंड यहाँ से नॉलेज होना चाहिए था कि पृष्ठभूमि जानना, इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दी। तो यहाँ से फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द टीचिंग इज, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करती हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो यहाँ से होगा कि प्लानिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक और दी सब्जेक्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा 118 का। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी तो ए ही होना चाहिए। 119 है द स्टूडेंट हु कीप आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास ऑप्शंस, तो यहाँ से होगा कि पूछा गया कि जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं तो क्या करना चाहिए, उनके साथ कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनको स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको पूछताछ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं उनको इनक्रेज भी करना चाहिए कि क्लासरूम डिस्कशन के लिए भी हो सकता है। यहाँ से ऑप्शन बी भी और ऑप्शन डी भी सही है कि शुड बी इनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन बी 119 का मैं देख के चलती हूँ। आ गया 120 में पूछा गया है कि किससे एक आदर्श शिक्षण तकनीक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ से पूछा गया है कि दोहराए जाने वाले ड्रिल और रटकर याद करना, और दूसरा पूछा गया कि छात्रों को अमूर्त अवधारणा समझाने के लिए जोड़ तोड़ का सहारा लेना और तार्किक सोच के लिए समूह चर्चा में प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ से दोनों सही है। और नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षक की सफलता बने रहने में महत्वपूर्ण है। तो इसमें है कि ऑप्शन यहाँ से पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। आप क्वेश्चन दोबारा से फिर से पढ़ सकते हैं। आ गया 122 में पूछा गया है यदि छात्रों का एक समूह आपके कमरे में प्रवेश करता है और आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और आपके साथ हिंसक व्यवहार करता है तो उस समय आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी है कि सबसे पहले आप उनकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे और फिर उनके व्यवहार के बारे में विनम्रता से पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट क्यों कर रहे हैं। आगे है 123 में पूछा गया कि शिक्षक को मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन वाक्यांश द्वारा महिमा दी गई है क्योंकि यहाँ से वह छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से सही इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 124, विद्यार्थियों के अधिकतम आत्म साक्षात्कार को प्रभावित करने में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है कि छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और जो उद्देश्य हैं उनके प्रति संवेदनशीलता। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा 124 का। आगे 125 की यदि छात्रों को यह समझ नहीं आता कि कक्षा में शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक महसूस करता है, तो क्या शिक्षक महसूस करते हैं कि बहुत उब गया है, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, समय बर्बाद कर रहा है ये भी नहीं, और तो ऑप्शन डी छात्रों के लिए दया तो ये भी नहीं। तो वो क्या कर सकता है कि उन्हें अलग तरीके से समझा सकता है। अगर उसका एक मेथड ऑफ टीचिंग फेल हो जाता है तो वो कोई और मेथड ऑफ टीचिंग को अप्लाई कर सकता है वहाँ पर कि जैसे जिससे कि बच्चों को ईजिली समझ आ सके। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा। आ गया 126 की कुछ छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है तो उनके प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति होगी। तो आपकी क्या अभिवृत्ति होगी, लिबरल होनी चाहिए। और 127 टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द पुपिल ही शुड, क्या कहना चाहिए कि परामर्श के बाद जवाब देगा और विद्यार्थियों को फटकारेगा, यह प्रश्न गलत है, यह कहेगा अपनी अज्ञानता पर शर्म महसूस करेगा। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एक शिक्षक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है तो वह ये कह सकता है कि मैं इसका जवाब परामर्श के बाद दूंगा, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 128, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड
तो अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पा रहा है क्लास में, बच्चे ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, इधर-उधर देख रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको अपने जो टीचिंग के मेथड है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि कहाँ पर कमी रह रही है कि जिससे बच्चों का इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है क्लास में, और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, इवैल्यूएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। नेक्स्ट है हमारे पास 129 में पूछा गया है कि कक्षा में व्याख्यान देते समय शोर होता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अगर यदि आप लेक्चर दे रहे हैं क्लास में और आपकी कक्षा में शोर हो रहा है, बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करें, कुछ समय के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। तो जब साइलेंट हो जाओगे तो आप देखोगे बच्चों का ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ हो जाएगा कि टीचर बोल ही नहीं रहा है, क्या हुआ। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ पर क्या है। 130 है कि अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु इज़। तो सक्सेसफुल टीचर कौन सा होता है, जो हमारे पास दयालु और अनुशासित होता है, वो एक सफल शिक्षक होता है। आगे है 131, टीचर शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज दे मे इम्प्रूव देयर वर्क वाई क्लैरिफाइंग देयर ऑन फिलोसफी। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक शिक्षक में कम से कम संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन प्रभावी मौखिक संचार, ऑप्शन बी विषय वस्तु है जो उसका ज्ञान होना ही चाहिए टीचर को, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल भी होना चाहिए। बट जो ऑप्शन 4 है यहाँ पर कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से सम्मान, ये कम से कम संबंधित है एक शिक्षक से, तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा सही आंसर, बाकी सारे अलग हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षक के अनुकूल नहीं है कि शिक्षक है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी, अपने आप को नई स्थिति में ढालने में संकोच है। तो ये एक शिक्षक के अनुकूल की स्थिति नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ से है। आगे 136 है, 136 में हमारे पास पूछा गया है 135 में, एक शिक्षक को अपने शिष्य के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड विद डिज़ायर टू हेल्प दैम। तो यहाँ से डी होगा कि एक गाइड की भूमिका निभाते हुए उनकी मदद करने की इच्छा के साथ एक शिक्षक अपने शिष्य के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। आगे पूछा गया कि इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज वीक यू शुड। अगर ज़्यादातर बच्चे आपकी क्लास के कमज़ोर हैं पढ़ने में, अधिकांश छात्र कमज़ोर है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण की गति को धीमे रखना। क्योंकि अगर जब आप बाकी देख रहे हो तो इनको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि ये ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं सही ढंग से। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा 136 का। आगे पूछा गया है कि शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, क्वालिटी ऑफ द टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। आप किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चे आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपको बताता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है क्लास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के संगठित व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है, यहाँ से ऑप्शन सी होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए स्वयं अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को स्थापित कर सके। आप क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ना और इनके आंसर देना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये, यहाँ से ही आंसर मिल जाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे दिए गए शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी होने चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन डी सभी होना चाहिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया, अगर आपका स्वयं का बेटा आपकी कक्षा में है, आप अपने बेटे की तुलना में अपने के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो कैसा व्यवहार करेंगे, अपने बेटे की तरह ही व्यवहार करेंगे, मतलब और जैसे और छात्र है कक्षा में उसी तरह से अपने बेटे के साथ भी करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अपने बेटे को तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, अच्छी अच्छी शिक्षा दी जा रही है और बाकियों को इग्नोर किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे, एक साथ एक जैसी शिक्षा ही देंगे। नेक्स्ट है 141 कि शिक्षण में शाब्दिक मार्ग कम से कम प्रभावी है, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल। तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा। यहाँ से आगे है हमारे पास नंबर 142 में पूछा गया है कि एक नियम के रूप में एक गंभीर मस्तिष्क वाला शिक्षक गलतियों को स्वीकार करना है, समझना कि कैसे उन गलतियों को कम किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा, बाकी आपको ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। वन ऑफ योर स्टूडेंट इज टू पुअर टू बाय अ बुक, हाउ विल यू हेल्प दैम। अगर
आपका कोई स्टूडेंट किताबें खरीदने में असमर्थ है, गरीबी के कारण, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो सबसे जो ईज़ी वे है उसकी हेल्प करने का कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी तो होगी, आप उसे वहाँ से बुक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा, पुस्तकालय से उसको बुक्स उपलब्ध करवाएँगे। आगे है क्वेश्चन हमारे पास 144 में पूछा गया है कि यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, उसके लक्ष्य उसको पता होने चाहिए कि क्या है। तो ऑप्शन यहाँ से डी होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए उसको जब वह इवैल्यूएशन कर रहा है किसी भी अपने स्टूडेंट्स की आंसर की। तो यहाँ से 145 है, 145 है, मेन स्ट्रीमिंग इज द टर्म एसोसिएटेड विद द एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप मेन स्ट्रीमिंग। और 146 एजुकेशन इन द स्कूल कॉलेज कैन बी मेजर शो। तो यहाँ से ऑप्शन जैसे ए है, स्टूडेंट अचीवमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल देयर एंड मैन पावर, टीचर्स एंड प्रिंसिपल एबिलिटी। तो यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा, 146 डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 147। 147 में पूछा गया है कि एक मानसिक रूप से मंद छात्र आपके व्याख्यान में भाग लेता है और बहरे गूंगे तरीके से बैठता है, आप क्या करेंगे? आप उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, ये भी गलत हो गया। आपने कक्षा छोड़ने के लिए छात्र पर दबाव डालेंगे, ये भी गलत है। और आप व्यक्ति के लिए बहुमत को खराब करना पसंद नहीं करते, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ से अपने आप ही चला जाएगा कि अपने व्याख्यान को बहुत सरल बनाएंगे कि जिससे और उसके लिए कुछ अतिरिक्त समय देंगे। तो अपने जो लेक्चर है उसको इतना ईजी बनाना कि दूसरे बच्चे वो बच्चा भी अच्छे तरीके से उसे समझ पाए। आ गया 148 में पूछा गया है कि शिक्षक की गुणवत्ता नहीं है, नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर। कौन सी क्वालिटी नहीं है टीचर की? यहाँ से है कि वह बाल ज्ञान नहीं जानता होगा। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसे साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ से, इट इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ द टीचर, ही मे नॉट नो अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, ये गलत है यहाँ से। ये तो उसको पहली उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसको साइकोलॉजी पता हो बच्चे की पढ़ाने से पहले। आगे है क्वेश्चन हमारे पास 149 में पूछा गया है, आप अपने शिष्य को अपने शहर से बाहर व्यस्क, ये ब्लर है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा मुझे क्या है सही ढंग से। 150 है, 150 में यदि कोई छात्र लंबे समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट रहने के कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है, और उसके बाद उसकी समस्याओं को हल करने तथा मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों के साथ भी जा सकते हैं, पर देखना आप ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। तो ये थे हमारे ऑल अबाउट 150 क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस पेपर 2019 बी.एड इंट्रेंस का। तो आपसे आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आल्सो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो अभी बी.एड की इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।